लर्न टू ट्रेड सीरीज के सेशन नंबर 11 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं लगा हुआ हूं आप सबको ट्रेडिंग सिंपल भाषा में सिखाने में। दोस्तों, ट्रेडिंग एक बहुत ही नोबल ऑक्यूपेशन है और मैं बार बार कहता हूं कि इसके अंदर में अगर आप सेट हो गए तो आपकी लाइफ झिंगा लाला, लेकिन अगर आप इसमें फंस गए और आप अभिमन्यु बन गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी पीढ़ी खत्म हो सकती है। तो बहुत केयरफुली ट्रेडिंग करियर को सिलेक्ट करना है, सीखना है, समझना है, उसके बाद में इसमें घुसना है। और ये सीरीज आपको वो पावर देने की कोशिश कर रहा है कि आप ग्रास रूट लेवल पे अपना बेस बना सकें। और इस सीरीज में मेरे साथ आप सब जानते हैं अनुपर्णा। अनुपर्णा, Yes, sir. हाउ आर यू? I'm good, sir. आप कैसे हैं? ऑल वेल, फैंटास्टिक। तो आज हम लोगों ने सुबह पहले रिकॉर्डिंग करने का डिसीजन लिया है। Yes, हाँ, फ्रेश एकदम, yes, फुल एनर्जी के साथ में। yes. गुड। तो लास्ट 2 वीडियो में अनुपूर्णा हम लोगों ने कमोडिटीज़ के बारे में बात की थी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कमोडिटीज़ पे 2 सेशन क्यों डाल दिया आपने, इतना पढ़ने का क्या है कमोडिटीज़ का? Right, sir. तो आपको याद होगा अनुपूर्णा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी आप ट्रेडिंग करियर बनाने की बात करते हैं तो आप मल्टी एसेट ट्रेडर एस्पायर करते हैं। मल्टी एसेट ट्रेडर का मतलब हो गया जो कमोडिटीज़ में भी जानता है, इक्विटी भी जानता है, करेंसी भी जानता है, बॉन्ड भी जानता है। बिकॉज मार्केट में हर मार्केट का एक टाइम आता है। वो गाना सुना ना, अपना टाइम आता है। तो मार्केट का भी एक टाइम आता है, कभी इक्विटी चलता है, कभी कमोडिटी चलता है, कभी करेंसी चलता है। यू नो द रीज़न वाई ऐसा होता है? So because market बहुत सारे factors के वजह से ऊपर नीचे जाता है, which is not under our control. एकदम। और मदर ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या है? Mother of all factors, मतलब but global किसके कारण? markets. ग्लोबल मार्केट्स तो मतलब या तो इक्विटी हो गया, कमोडिटी, करेंसी हो गया। मदर ऑफ ऑल फैक्टर्स जिसके कारण सारे मार्केट्स अपने अपने टाइम पे हिलते हैं। जैसे कमोडिटीज पिछले कुछ महीनों से या कुछ साल से हिल रहा है, Okay, बीच में बंद हो गया था। okay. करेंसी कभी कभी हिलता है, फिर बंद हो जाता है। व्हाट इज द मदर ऑफ ऑल फैक्टर्स? ओके, लेट मी आंसर। द मदर ऑफ ऑल फैक्टर्स इज साइकिल्स। Okay, बिजनेस साइकिल्स। okay. और बिजनेस साइकिल्स का एक दौर होता है कि एक स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल में एक एसेट क्लास चलता है, दूसरी स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल में दूसरा एसेट क्लास चलता है। Okay, और बिजनेस साइकिल्स को इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट रेट्स। okay. तो अगर दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे तो एक अलग एसेट क्लास चलेगा, अगर दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होंगे तो एक अलग एसेट क्लास चलेगा। Okay. So that's why as a trader it is important for us to learn about all major asset classes. तो इक्विटी के बारे में हमने बेसिक तो बात किया था, पहला 7वां सेशन हमने उसको दिया था, इसलिए 9th और 10th सेशन मैंने कमोडिटीज़ को दिया था। Right. मुझे पता है कई लोगों ने फीडबैक दिया है कि सर आप इक्विटी पे स्ट्रिक्ट रहिए, इक्विटी पे स्ट्रिक्ट रहिए। आपने मुझे फीडबैक दिया कि कई लोगों ने कमेंट में लिखा है, बट जो लोग ये फीडबैक दे रहे हैं आप समझिए इस बात को कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो उसका कोई कोई लॉजिक है। Right, sir. एक सबसे ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मार्केट में वर्क करता है कमोडिटीज़ का प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करके स्टॉक्स जो कि ये कमोडिटी से रिलेटेड है उनमें ट्रेड करना। Okay. एग्जाम्पल, कॉपर अगर बढ़ेगा घटेगा तो इंडिया में वो कंपनीज जो कॉपर में डील करती है उनके स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा ना। Obviously, sir. कई बार होता है कि वो एक लैग इफेक्ट होता है कि पहले कमोडिटी रिएक्ट करता है, उसके बाद स्टॉक में इम्पैक्ट आता है। दुनिया भर में पिछले 5-6 महीने में लोहा का दाम बढ़ रहा था, आयरन एंड स्टील का दाम बढ़ रहा था। बढ़ा आयरन स्टील का दाम पहले, उसके बाद सेल, टिस्को, इन सब में इम्पैक्ट आया। Okay. तो आपके पास लैग मिल जाता है, आपको एक एडवांटेज मिल जाता है अगर आप ये स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं तो आपको कमोडिटीज बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप ये रिलेशनशिप को भी समझ के रखें, क्योंकि हो सकता है कभी भी कमोडिटीज में आप ट्रेड करने का मौका मिल जाए, कभी भी इक्विटी में ट्रेड करेंगे लेकिन कमोडिटीज का एक्शंस को देख के करेंगे। Okay. ठीक है, कभी ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, हाउ यू कैन क्लब कमोडिटीज एंड इक्विटी टू फिगर आउट अ स्ट्रैटेजी। आपको याद है अभी हम लोग एकदम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, एक एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि आप उसमें से चेरी पिक कर सकें कि सर ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने लाइफ में यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूँगी। ठीक है सर, एक क्वेश्चन सर। सर, आपने इंटरेस्ट रेट की बात की सर। सो हाउ डज इट इम्पैक्ट, मतलब अगर उस पर थोड़ा सा अगर तो इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे हैं
तो इसका मतलब पैसे अबंडेंस में अवेलेबल है। ओके। ठीक है, एग्रीड। अगर ब्याज दर कम होगा तो पैसे अवेलेबल बहुत होंगे ना, तो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, राइट। और पैसे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो वो पैसे अल्टीमेटली मल्टीपल एसेट्स की तरफ जाएंगे। ओके। मल्टीपल एसेट्स में कमोडिटी भी एक एसेट है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट लो होता है, मल्टीपल एसेट्स में पैसे जाते हैं, ओवरऑल एसेट बबल क्रिएट होता है। कमोडिटी भी एक तरह का एसेट है, तो उसमें भी पैसे चले जाते हैं। बच्चे कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं? जब हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो बैंक रेट की बात करते हैं कि किस रेट पे बैंक्स अपने सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर सकता है। जैसे यूएस में फेड डिसाइड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा फॉर बैंक बोरोइंग, इंडिया में आरबीआई डिसाइड करता है कि क्या बैंक रेट होगा। बिकॉज सिस्टम में पैसा कब आएगा? जब बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करेंगे और फिर लोगों को वो पैसे बांटेंगे सस्ते में। ओके। कई बार ये एक्शन एक स्टिमुलस के रूप में भी यूज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर चारों तरफ मंदी का माहौल है, टफ सिनेरियो है, तो पैसे प्रिंट कराए जाते हैं ताकि वो पैसे सस्ते में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लोगों के पास हाथ में पैसे आएंगे तो लोग कंज्यूम करेंगे, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। ओके। जैसे कि अभी कोविड में हुआ, जैसे ही कोविड आया, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। ओके। उससे मनी सप्लाई बढ़ गई, उससे मनी सप्लाई कंज्यूमर के हाथ में तो गया पैसा, पर उसके अलावा कंज्यूमर लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स में भी पैसा डाला, तो रियल एसेट में भी जाता है और फाइनेंशियल एसेट में भी पैसा आता है, इसीलिए कमोडिटीज के भी प्राइस बढ़ गए, इक्विटी भी बढ़ गया, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है उनके दाम बढ़ गए। ओके, ठीक है। आज हम लोग एक और एसेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वापस से इक्विटी और ये सब चर्चा करेंगे। आज हम लोग फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे। ओके। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेक्स, So the rate at which we exchange the currencies. वेरी गुड। सो जब आप बाहर जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आपको उस कंट्री का करेंसी लेके जाना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने फॉरेन एक्सचेंज डीलर को बोलते हैं कि ये ले रुपया, अब मेरे को XYZ करेंसी दे दे। Right. टिपिकली हम लोग कौन सा करेंसी लेके जाते हैं? Dollars. डॉलर। क्यों? सपोज हम यूरोप जा रहे हैं तो हम डॉलर क्यों लेके जाएंगे? So because बहुत widely used है. एग्जैक्ट। डॉलर इज काइंड ऑफ अ ग्लोबल करेंसी। तो अगर आप इंडिया से डॉलर लेके जाएंगे और वहाँ डॉलर को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो जो करेंसी का एक्सचेंज रेट पड़ेगा नेट में, वो सस्ता पड़ेगा विज़ाविज़ डायरेक्ट यहाँ पे करेंसी लेके जाएंगे। तो ओके। सो अगर मैं यूरोप जा रहा हूँ तो मुझे यूरो चाहिए, तो यूरो वर्सेस इंडिया इज नॉट एज मच ट्रेडेड इन स्पॉट मार्केट एज डॉलर वर्सेस रुपी। ओके। तो जिस पे ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी वहीं पर ही प्राइस एफिशिएंट होगा, राइट। इलिक्विड मार्केट में प्राइस एफिशिएंसी नहीं होती है, तो आप डॉलर टर्म्स में ही लेके जाएंगे और वहाँ जाके डॉलर को रेस्पेक्टिव करेंसीज में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हो गया आपकी स्पॉट की नीड पूरा कर रहा है। स्पॉट की नीड मतलब आज आपको डॉलर चाहिए तो आप ऑथराइज डीलर के पास जाते हैं। ऑथराइज डीलर कौन है? जो आरबीआई अपॉइंटेड ऑथराइज डीलर है। टिपिकली ऑल बैंक्स आर देयर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं जो आरबीआई ऑथराइज होते हैं। आप उनके पास जाते हैं, रुपया लेके, कैश लेके जाएंगे या चेक लेके जाएंगे और वो आपको फॉरेन करेंसी दे देते हैं। दैट इज द स्पॉट मार्केट प्रोसेस। ओके। ठीक है। लेकिन सपोज आप एक इंपोर्टर है और कुछ आप इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस ये इंपोर्ट करना, और आपका इंपोर्ट कंसाइनमेंट आने वाला है 1 महीने बाद। तो उस समय जब वो माल आएगा तब आपको पेमेंट करना होगा। आप पहले तो पेमेंट नहीं करेंगे, राइट, थोड़ा एडवांस दे सकते हैं, बट टिपिकली जब माल मेरे पास आ जाएगा तब आप पेमेंट करेंगे। बट जब आपको पेमेंट करना है उस करेंसी में 1 महीने बाद, तब आप एक करेंसी रिस्क कैरी कर रहे हैं कि अगर करेंसी स्ट्रांग हो गया तो शायद वो करेंसी अगर स्ट्रांग हो गया तो शायद आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। राइट। तो एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं अभी, करेंसी स्ट्रांग होना और करेंसी वीक होना। ठीक है। तो फॉरेक्स इज, समझ में आ गया? फॉरेक्स का वन ऑफ द कंपोनेंट इज करेंसी। तो जब हम बोलते हैं कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है अगेंस्ट द डॉलर। अगेंस्ट द डॉलर। ये किसने बोला आपको अगेंस्ट द डॉलर? ये तो आपने अभी प्रिज्यूम कर लिया। सो रुपी कैन बी वैल्यूड अगेंस्ट डॉलर
against pound, against euro, against Australian dollar, against Canadian dollar, any currency अच्छा, vis-a-vis rupee will have its own exchange rate. ओके, तो आज का रेट में अगर मैं देखूं रुपी का एक्सचेंज रेट विद यूएस डॉलर इज 72.75. ये स्क्रीन में देख रहे हैं आप, यस, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन लॉगिन कर रखा है. इसके अंदर में यहाँ पर अगर आप जाओगे मार्केट समरी में तो यहाँ करेंसी के रेट्स दिखाते हैं. ओके, तो यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर इज 72.75. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब राइट नाउ $1 इज इक्विवेलेंट टू 72 रुपीज. 75, 76 पैसे. ठीक है. सिमिलरली अगर आप नीचे देखोगे तो यूरो यूएसडी है 1.19. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब $1 इज इक्विवेलेंट टू 1.19 ऑफ यूरोस. उल्टा, क्योंकि यहाँ यूएसडी बाद में. तो ये आपने सही पकड़ा. $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपी, वो ये है. ये है 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर, वो ये है. ओके, गॉट इट. उसके बाद है जीबीपी यूएसडी. इसका मतलब 1 जीबीपी कितना डॉलर के बराबर है. तो यहां पर आप देखो डॉलर और आईएनआर 72-76 है. इसका मतलब अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 72 रुपये देने पड़ेंगे. तो लॉजिकली कौन सी करेंसी स्ट्रांग है? डॉलर स्ट्रांग है कि रुपी स्ट्रांग? डॉलर. क्योंकि आपको ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है $1 लेने के लिए, तो डॉलर जो है वो ज़्यादा हेवियर करेंसी है. इस केस में यूरो यूएसडी के अंदर में 1.19, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.19 डॉलर, मतलब यूरो इज अ हेवियर करेंसी. राइट. ठीक है. अब ये यूएसडी आईएनआर अगर 72 का 74 हो जाता है, 72.76 का अगर वो 74 हो जाता है, तो इसका मतलब रुपी वीक हुआ कि रुपी स्ट्रांग हुआ? रुपी वीक हुआ. रुपी वीक हुआ, करेक्ट. क्योंकि रुपी 72 से 74 हो गया. इसका मतलब वही $1 लेने के लिए आपको 74 रुपया देना पड़ेगा. इसका मतलब रुपी वीक हो गया. ठीक है. राइट. अब वो इंपोर्टर वाला एग्जांपल में आते हैं कि आज के रेट पे इसका 72-77 भाव है. 72.77 इज द प्राइस. आप हिंदी समझ रहे हैं ना? ठीक है. 72.77 इसका आज के रेट में प्राइस है, और आपने इंपोर्ट असाइनमेंट को बुक किया जो 1 महीने बाद आएगा. अगर ये प्राइस 72-78 का 1 महीने बाद 74 हो जाता है, तो आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ. तो उस नुकसान को हेज करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. एग्जैक्टली. तो पहले ही आप आज की रेट में या तो फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेंगे. ओके. क्या फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 72-77 रेट पे मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा. क्योंकि जो आपको देगा ये कॉन्ट्रैक्ट, वो बोलेगा मैं आज का स्पॉट प्राइस पे क्यों दूं तुमको, तुम तो 1 महीने बाद का प्राइस मेरे से मांग रहे हो. राइट. तो मैं थोड़ा सा तुमसे एक्स्ट्रा लूंगा. तो ये 72.77 स्पॉट अगर है, तो 1 महीने बाद 72-77 से ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा. लॉजिकली ऊपर होना चाहिए. राइट. ठीक है. ये हो गया तुम्हारे करेंसी का एक बेसिक डिस्कशन. ओके. अब प्रश्न ये आता है कि सर ये 72, 77, 74 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये असेसमेंट कैसे करें? राइट. राइट सर. तो इस पे भी वही जवाब है. एक तो फंडामेंटल असेसमेंट हो सकता है और एक टेक्निकल असेसमेंट हो सकता है. फंडामेंटल असेसमेंट मतलब आप वो सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो फैक्टर्स यूएसडी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या आईएनआर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ओके. देखिए अब मैंने क्या किया, यूएसडी आईएनआर को 2 भाग में तोड़ दिया. मैंने बोला कई फैक्टर्स होंगे जो आईएनआर डिपेंडेंट है और जो कई फैक्टर्स है जो यूएसडी डिपेंडेंट है. जैसे यूएस का पॉलिटिकल सिनेरियो वो आईएनआर को इम्पैक्ट करेगा कि डॉलर को इम्पैक्ट करेगा? डॉलर को करेगा. इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो आईएनआर को इम्पैक्ट करेगा. इंडिया स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे किसको इम्पैक्ट करेगा? आईएनआर को करेगा. यूएस का स्टॉक मार्केट डॉलर को इम्पैक्ट करेगा. तो दोनों के अलग अलग सेट ऑफ फैक्टर्स है और वो उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और उनका एस्टिमेशन करके ही आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 1 महीने बाद इस करेंसी का क्या होगा. जस्ट इमेजिन, एक नंबर 2 इकोनॉमी को कंपेयर करके एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया, इंटरेस्ट रेट्स भी आ गए, इसमें वो सारे फैक्टर्स आ गए जो एक कंट्री को डिफाइन करते हैं.
तो इंडिया को डिफाइन करता है INR, यूएस को डिफाइन करता है USD। उन दोनों का पैरिटी प्राइस है 72.60 76। So it's more of fundamental. इट्स फंडामेंटल, करेक्ट। जहां पर आपको एक एक फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, फिर वो फैक्टर 1 महीने बाद क्या होगा वो भी आपको एस्टिमेट करना है। इट्स अ मैराथन टास्क। Right. हम लोग कितना लूजली यूज कर लेते हैं ना इस टर्म को कि डॉलर INR 72 76 चल रहा है। कभी आपने सोचा ये कि उसके पीछे की जो मशीनरी है जो इस प्राइस को निकालने में लगी हुई है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, Right. राइट? तो फंडामेंटली जजमेंट बनाना डिफिकल्ट है, मैं भी नहीं बना सकता हूँ। अगर मुझसे पूछोगे सब फंडामेंटली आपको क्या लगता है, आई कैन मेक सम वाइल्ड गेसेस बट आई मे नॉट बी द राइट पर्सन, बिकॉज उसके लिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। तो हमारे लिए बेस्ट वे टू मेक दैट जजमेंट इज टेक्निकल। Okay. व्हाट इज टेक्निकल? जो इतने दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस बिहेवियर स्टडी करना, बायर सेलर का प्रोपेंसिटी स्टडी करना। Okay. जैसे कि शेयर बाजार में है, हेवी लोग हैं मार्केट में और कमज़ोर लोग हैं। करेंसी के अंदर में भी हेवी लोग होते हैं मार्केट में और कमज़ोर लोग होते हैं। हेवी लोग कौन हो गए? सबसे बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर में करेंसी में है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Okay. उसका मूवमेंट को ट्रैक करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर कंट्री का एक करेंसी रिजीम होता है। कुछ कंट्रीज फिक्स रिजीम फॉलो करते हैं कि मेरा करेंसी US डॉलर के साथ में एक पर्टिकुलर प्राइस पे टैग हो गया। जैसे दुबई में कौन सी करेंसी चलती है? दिराम। दिराम US डॉलर के साथ में पैक्ड है। इसका मतलब डॉलर अगर ऐसे करेगा तो दिराम भी इतना कर जाएगा। Okay. एग्जैक्ट 100% कोरिलेशनशिप, बिकॉज एक सिंगल फैक्टर से पैक्ड है वो। Okay. दूसरा रिजीम होता है, इट्स मोर ऑफ रेंज पैगिंग, नॉट वन प्राइस बट अ रेंज पैगिंग। जैसे चाइना है, चाइना का करेंसी डॉलर के साथ में रेंज पैगिंग है कि इस रेंज में मैं मूव कर सकता हूं अगर डॉलर मूव करेगा तो। Okay. तीसरा है जहां पर फ्लोटिंग रिजीम बोलते हैं, उसको फिक्स नहीं बोलते हैं, जहां पर वर्क करता है करेंसी मूवमेंट इंडिपेंडेंटली कि INR का अपना मूवमेंट है, डॉलर का अपना मूवमेंट है, लेकिन रिजर्व बैंक जो है वो बीच बीच में इंटरवीन करता है ताकि वो मूवमेंट को अपने हाथ में रख सके, कंट्रोल कर सके। Okay. इसको बोलते हैं डर्टी रिजीम, राइट? तो इंडिया फॉलोज द डर्टी रिजीम विच इज रिजर्व बैंक इज अलाउइंग कि यार जैसे मूव करता करने दो, बायर सेलर डिसाइड कर रहे हैं उनको डिसाइड करने दो, बट उसको लगता है कि यार ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो आएगा और अपने आप को मार्केट में एक्टिव कर देगा। एक्टिव कर देगा मतलब या तो एक प्राइस पे लेना शुरू कर देगा ताकि उसके नीचे नहीं जाए मार्केट, या एक प्राइस पे बेचना चालू कर देगा ताकि उसके ऊपर मार्केट नहीं जाए। Okay. तो करेंसी मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया में है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा प्लेयर है बैंक्स। जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं वो करेंसी में एक्टिव है, बिकॉज कोई भी बड़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अगर करेंसी चाहिए या हेज करना है तो वो पहले बैंक के पास में जाता है। Okay. बिकॉज अगर आपको बाहर का मार्केट में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पेमेंट करना है तो आप किसके थ्रू करेंगे? आप तो बैंक के थ्रू ही करेंगे, राइट? आप डायरेक्टली तो ही ना पैसा भेज सकते हैं, राइट? तो बैंक सेकेंड मोस्ट बिगर प्लेयर्स है करेंसी सेगमेंट के। तीसरे हो गए बड़े बड़ी कॉर्पोरेट्स जो कि बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल है उनका, जैसे रिलायंस Right. बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो लिटरली करेंसी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। Okay. ठीक है, फिर उसके बाद छोटे इंपोर्टर एक्सपोर्टर आ गए, फिर स्पेकुलेटर्स आ गए, फिर हमारे जैसे लोग आ गए जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं। Okay. Okay. तो USD INR का पूरा डायनेमिक समझ गया इंडिया का कैसे वर्क करता है मार्केट। Yes, sir, but इसमें एक क्वेश्चन था जो आपने बोला कि 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं जनरली। तो एक होता है कि वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, एक होता है कि पैरेलल रेंज में बढ़ेगा, एक होता है कि जो वहाँ का रेगुलेटर है वो कंट्रोल करके रखता है, जैसे इंडिया में। जैसे इंडिया में। तो सर व्हाई डू वी फॉलो दैट? It's not a strategy, it's called regime. It's a regime. It's a, what do I say? जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें बता रखी है कि हमारे यहाँ पर ये अलाउड है, तो इट्स अ regime which we are following. RBI is the supreme monetary authority of India, which has been established under the Act of Parliament, right, to do certain things.
and maintaining the financial stability of the country is one of the objective of RBI. तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये रिजीम हम फॉलो करेंगे इंडिया में, कि हम डॉलर के साथ फिक्स नहीं करेंगे, हम उसको रेंज फ्लोटिंग भी नहीं करेंगे, हम उसको फ्लोटिंग रहने देंगे, बट हम इंटरवीन करेंगे. उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो आरबीआई कम्स इनटू द मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, मार्केट को स्टेबल करता है, फिर भाग जाता है. So are there any benefits to it? ऑफ कोर्स, बिकॉज आरबीआई का रोल है कि वो करेंसी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल रखना चाहता है. सी आरबीआई ये नहीं बोलता है कि मैं इस 72 को 80 नहीं होने दूंगा. हु इज आरबीआई टू टेल कि 80 नहीं होगा? हो सकता है, बिकॉज अगर इकोनॉमी कंपेरेटिव टू अदर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग इन अ सर्टेन वे, सो 72 80 हो सकता है. तो आरबीआई को उसमें प्रॉब्लम नहीं है. आरबीआई क्या बोलता है, ये 72 जो है ये ऐसे 80 नहीं होना चाहिए. Okay. होना है तो धीरे धीरे हो जाओ. Right. नहीं तो जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है वो अपना बिजनेस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे. Okay. ठीक है. अब एक बात पे आ जाते हैं पहले कि शुरू में मैंने आपको दिखाया था यूएसडी आईएनआर, उसके बाद मैंने दिखाया था यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेबीपी एक्सेट्रा. Right. तो आपका क्वेश्चन अब होना चाहिए कि सर अगर मुझे इन सब में ट्रेड करना है खुद पर्सनली तो मैं कैसे करूं? पूछिए क्वेश्चन. सब मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूँ सर? हाँ, तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं और आपको इनमें ट्रेड करना है तो आप यूएसडी आईएनआर में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये लिस्टेड है इंडियन एक्सचेंजेस में. ओके. तो यूएसडी आईएनआर लिस्टेड है, जीबीपी आईएनआर लिस्टेड है, जेपीवाई आईएनआर लिस्टेड है, यूरो आईएनआर लिस्टेड है. सो एनी करेंसी इन द फॉर्म ऑफ आईएनआर with INR is listed in exchanges as a futures contract. Okay. So Okay. if I want to trade in USD and Japan yen, then I can't. If you want to trade USD Euro for example, हाँ. directly, तो RBI का क्लियर सर्कुलर है कि आप कोई भी उस वेबसाइट को यूज करके बाहर का करेंसी एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते. सो ऐसे कई वेबसाइट्स है जैसे i4x और ये सब जो कि ल्योर करते हैं लोगों को कि हमारे थ्रू करेंसी ट्रेडिंग कर लो, और लोग अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं बाहर मार्जिन और फिर ट्रेड करते हैं. ये स्ट्रिक्टली इलीगल है. Okay. तो किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए. बाहर का मार्केट में करेंसी के अंदर में फॉरेक्स के अंदर में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए. ठीक है. आपके पास में ये 4 इंस्ट्रूमेंट दिया है. अब देखो, सपोज आपको यूएसडी यूरो में ट्रेड करना है, यूरो यूएसडी ट्रेड करना है, बट आपके पास है यूएसडी आईएनआर और यूरो आईएनआर, और आपको ट्रेड करना यूएसडी यूरो. कैसे करोगे? मुझे निकालना पड़ेगा. तो आप क्या कर सकते हो? इट्स अ सिंपल मैथ्स. एक ले लो, दूसरा बेच दो, तो आईएनआर आईएनआर कैंसिल हो गया, तो बच गया यूएसडी यूरो. Right. अगर किसी को करना ही है तो एक्सचेंजेस के अंदर में वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड हैं, आपको बस उनको क्रॉस करना होगा. Okay. सो क्रॉस करेंसी एक कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि कोई भी करेंसी को आप किसी भी और करेंसी के साथ में ट्रेड कर सकते हो अगर आप ये क्रॉस करने का मैकेनिज्म सीख जाते हो. Okay. So mechanism. बहुत सिंपल है. चलो अपने एनएससी की वेबसाइट चलते हैं जहां पे करेंसी ट्रेड होती है. लेट्स डू दैट. अब आप पूछोगे सर ये मुझे क्या दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा ब्रोकर के यहाँ वगैरह? नहीं, सेम ब्रोकर का आपका अकाउंट जो है उसमें करेंसी फ्यूचर्स भी आप ट्रेड कर सकते हैं. तो आप जाइए, आप ब्रोकर को बोलिए मुझे करेंसी का एक्सेस दीजिए. जैसे आप कमोडिटी का एक्सेस मांग लिए वैसे करेंसी का भी एक्सेस मांग सकते हैं. सर करेंसी का भी कोई लॉट साइज होता है? करेक्ट, करेंसी का भी एक लॉट साइज होता है. तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें सबसे पहले एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखें. ठीक है. तो एक बार करेंसी यहाँ पर चलते हैं एनएससी के साइट पे. करेंसी कहाँ है? ये नया वाला वेबसाइट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार पुराना वाला भी चला जाता हूँ. इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको करेंसी क्या सुनने में? Yes sir. तो यहाँ प्रोडक्ट्स में मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर करेंसी डेरिवेटिव्स है. ठीक है. एनएससी करेंसी सेगमेंट बड़ा है, बीएससी में भी करेंसी सेगमेंट है, वो भी बड़ा, बट आप एनएससी का करेंसी सेगमेंट में कर सकते हैं. डजंट मैटर मच. ठीक है. तो इसमें अगर मैं लाइव में जाके करेंसी डेरिवेटिव देखूं तो आपको क्या नज़र आ रहा है? तो आज मार्केट शायद बंद है तो इसीलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे. तो आप देखो यहाँ पे यूएसडी
यूरो रूपी, जेबीपी, जेन, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर है और यूरो यूएसडी भी है यहाँ पे, जो कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ था बट यहाँ पर पिकअप नहीं किया था, तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अब वो क्रॉस कैसे करते हैं, एक्सचेंज का वेबसाइट आज तो स्लो है, काम करते हैं बीएससी चलते हैं। अगर ये स्लो है तो अपने बीएससी में देखते हैं। अभी देखिए ये वेबसाइट तो खुद भी कॉम्प्लिकेटेड है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। काफ़ी हेवी वेबसाइट है ये बीएससी की। तो देखिए करेंसी डेट में नज़र आ रहा है आपको ये यूएसडी 21 ऑफ मार्च, दैट मीन यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट जो 21 मार्च को एक्सपायर होगा उसका प्राइस 73.14 है। ठीक है, अब आप क्लिक करते हैं इसमें। आज मार्केट बंद है तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें, अब देखो यूएसडी आईएनआर के क्या क्या एक्सपायरीज अवेलेबल है। तो करेंसी फ्यूचर्स में 26 मार्च, 28 अप्रैल, 27 मई, 28 जून, तो 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं करेंसी के अंदर में। ठीक है, और मंथ एंड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है करेंसी के अंदर में, और मंथ एंड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट उस मंथ के एंड में एक्सपायर करेंगे। एक्सपायर मेथोलॉजी वगैरह सब क्लियरली आपको एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में जाके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर डिस्कशन इज कि अगर आप करेंसी ट्रेड करना चाहते हैं तो बेस्ट इज यूएसडी आईएनआर, उससे आप ट्रेड करना चालू करिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यूएसडी यूरो को, अगर आपको यूरो आईएनआर को ट्रेड करिए अगर आपको यूरोप में ट्रेड करना है तो। बट द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट इज यूएसडी आईएनआर, सो लेट्स फोकस ऑन दैट फॉर द। ठीक है, तो वो कैसे ट्रेड करोगे? आप ट्रेडिंग टर्मिनल पे, जो ब्रोकर का टर्मिनल है, उसमें अगर आप एनएससी करेंसी सेगमेंट करोगे और यूएसडी आईएनआर करोगे तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। 12 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं हर मंथ के। आप नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में काम करोगे, करना है तो। ठीक है, सो ट्रेड करोगे कैसे? वो चार्ट के थ्रू करोगे, राइट? तो आप चार्ट खोलते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में आपको यूएसडी आईएनआर का भी चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सर्च फॉर यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर क्या मिल रहा है? ये स्पॉट मार्केट का रेट है जो कि अलग अलग एजेंसीज दे रही हैं, बट मोर और लेस रेट सेम होता है। तो ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, एक बार इसको लाइन में कन्वर्ट कर दे, बिकॉज आपका कैंडलस्टिक का क्लास अभी भी पेंडिंग है, तो एक बार लाइन में चलते हैं। तो ये डेली चार्ट है यूएसडी आईएनआर का। ठीक है, एक बार इसको मैं मंथली कर देता हूँ, वीकली कर देता हूँ। ये वीकली चार्ट है यूएसडी आईएनआर का। तो क्या देख के लग रहा है आपको इसमें अभी? सर ये तो कंसोलिडेशन में राइट नाउ शॉर्ट टर्म के लिए। ये एक सिंपल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया। हाँ, यहाँ से यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर, फिर ये गिरा और फिर यहाँ से ये ऊपर लेके फिर नीचे। तो इसका मतलब ये अभी ऊपर का इस लेवल का इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो 73.94 का इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, और नीचे में जो इसका सपोर्ट का जोन है वो ये हो गया डिमांड जोन। हाँ, इसका मतलब इस करेंसी का रेंज क्या है अभी? 7250, 72, या 7250 से लेके 7394, मतलब 74 तक, ये एक रेंज है अब इसका। इस रेंज में अगर वो चलेगा, जब कोई रेंज ब्रेकआउट देगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो इसमें एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। सो आपने आई थॉट कि अपने 2-3 पॉइंट देख के डिमांड जोन सप्लाई जोन फिक्स करते हैं। हाँ, तो अग्रीड है, पॉइंट वैलिड है आपका, तो थोड़ा सा हम और देख सकते हैं डिमांड जोन सप्लाई जोन के पॉइंट्स। या सो यू वैलिड पॉइंट मैंने एक ही पे कर दिया, क्योंकि इस प्राइस पे देखो ये काफ़ी देर तक यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, 2 दिन लगातार ये इस पॉइंट पे है ना। ओके, इसलिए मैंने फिक्स किया। और ये वीकली चार्ट है, अगर मैं इसको डेली करूँ ना
तो मुझे वो 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था। तो देखो कभी भी ना एक पॉइंट पे बाइंग या सेलिंग नहीं होती, एक जोन होता है वो विच इज बेसिकली अ रेंज। तो जब भी आप कोई जोन आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो एक रेंज को पकड़ो कि इस रेंज के पास उसका डिमांड है और इस रेंज के पास उसका सप्लाई है। तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट मिलेगा जरूरी नहीं है, बट एक तुमको नजर आ जाएगा कि इस प्राइस के आसपास में देयर आर इनफ बायर्स राइट नाउ। तो जैसे हमने इक्विटी के अंदर में चार्ट ड्रॉ करके एक व्यू बनाया था, वैसे हमने करेंसी के अंदर में बेसिक चार्ट से एक व्यू बनाया। करेंसी में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब भी करेंसी एक बड़े लेवल को तोड़ता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। तो करेंसी में हर वक्त ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बड़े लेवल आइडेंटिफाई करके बैठे रहो। क्यों ऐसा होता है कि जब भी बड़े लेवल को तोड़ता है बड़ा मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि आरबीआई जो है वो भी अलर्ट रहता है, और जब भी बड़ा मूव होता है ना, आरबीआई भी भागता है अपना ट्रेड को स्क्वायर अप करने के लिए। और बड़े बड़े इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर भी आते हैं मार्केट के अंदर में अपना पोजीशन को बिल्ड करने के लिए। तो जब बहुत बड़े बड़े लोग एक प्राइस पॉइंट का ब्रेकआउट पे जंप करते हैं तो मार्केट फटाक करके रिएक्ट करता है। ये देखो जैसे ये जो एक रिएक्शन था 72.20 से लेके सीधा 73.91, ये मोटा मोटी एक दिन का रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रखा था, मतलब जितने लोगों ने बेच रखा था, वो लोग भाग के आए अपना पोजीशन को काटने के लिए। और टिपिकली पोजीशन कौन काटता है? या तो इंपोर्टर होगा, उसको डर होगा कि मेरा इंपोर्ट का पेमेंट आ रहा है और करेंसी यहाँ से वीक लग रहा है, तो एक बार फटाक करके ले लो। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टर्स आ गए मार्केट में वो अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए। राइट। सो ऑलवेज करेंसी के अंदर में लुक आउट फॉर की लेवल्स। जब उस लेवल पे ब्रेकआउट हो देन यू शुड पार्टिसिपेट, यू मे नॉट पार्टिसिपेट ऑल द टाइम। सर एक और क्वेश्चन था सर, इसमें जैसे इसमें भी इंट्राडे कर सकते हैं इसमें इंट्राडे। तो इसमें मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक मार्केट लाइव रहता है। तो आप इंट्राडे कर सकते हो, बट इंट्राडे में आपको बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं मिलता है। ओके, उसका एडवांटेज भी है। अगर इंट्राडे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा तो आपको एक रेंज में खेलने का मौका मिल जाएगा। अगर आपको इंट्राडे करना है तो चलो आप इसको 30 मिनट्स का चार्ट देखो। ये देखो 30 मिनट का चार्ट अगर तुम देखोगे तो ये रेंज देखो, ये ऐसे ऐसे, ये करेंसी का एडवांटेज है। इक्विटी जब चलता है, कमोडिटी जब चलता है ना, तो एक तरफा चलता है, सड़क सड़क। तो उसमें फायदा भी है कि एक तरफा चलेगा तो हमको पैसा भी बहुत मिलता है। करेंसी जनरली रेंज में मूव करता है। ये रेंज देखो यहाँ पे, और जब वो रेंज तोड़ता है तो फिर नया रेंज बनाता है। तो समवन विद अ वीकर हार्ट और जो चालू करना चाह रहा है ट्रेडिंग, करेंसी इज एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज वो आपको एक एंट्री एग्जिट, रेगुलर एंट्री एग्जिट का अपॉर्चुनिटी देता है वीजा विज इक्विटी। इक्विटी में एक बार बड़ा मूवमेंट आता है, फिर कंसोलिडेट करता है काफी टाइम तक, फिर नया मूवमेंट आता है। बट करेंसी के अंदर में कंसोलिडेशन का पीरियड इज फार लॉन्गर देन इक्विटी, सो इट्स लेस रिस्की, इट्स लेसर रिस्की। इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी करेंसी में कम होती है। तो जब करेंसी फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं तो यू विल हैव टू पे सर्टेन मार्जिन। इक्विटी के अंदर में 25% 30% तक मार्जिन होती है। मतलब अगर आप एक लॉट इक्विटी में ले रहे हैं जिसका वैल्यू 5 लाख होगा मिनिमम, तो 30% मार्जिन तो आपके पास 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। कमोडिटी के अंदर में डिपेंड्स अपॉन द कमोडिटी, बट उसमें भी टिपिकली 10 से 15% का मार्जिन रहता है। करेंसी के अंदर में 4% 5% का मार्जिन होता है। इसका मतलब अगर आपको 1 लाख का पोजीशन करेंसी में लेना है तो 4,000-5,000 रुपए से भी आप पोजीशन ले सकते हैं एक लॉट का। अच्छा, लॉट साइज करेंसी के अंदर में है 72,750, बट दिस मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज अ लॉट साइज। क्योंकि 1000 करेंसी का लॉट साइज होता है। ठीक है, तो ये जो करेंसी है इंटू 1000 करोगे तो 72,000 का लॉट साइज पे अगर 5% में मार्जिन देखूं तो 4,000 रुपए का मार्जिन के अंदर में आप काम कर सकते हैं। which is reachable for people like you
जिनके पास बैंक के अंदर में 40-50 हज़ार रुपये हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, उनके लिए करेंसी इज़ अ बेटर इंस्ट्रूमेंट टू स्टार्ट। ओके। और मैंने बताया था ना आपको कि ट्रेडिंग के अंदर में जो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स का जो एप्लीकेशन है, डिमांड सप्लाई का, प्राइस मूविंग अप बिकॉज डिमांड इज हायर एंड अदर थिंग्स, वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है करेंसी कमोडिटी में, बिकॉज वहाँ पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बेटर वर्क करता है कि सबको ही बिलीव करते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, वरज इक्विटी के अंदर में लोग डाउट ज़्यादा करते हैं कि ये जो हो रहा है बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। तो इसीलिए एज अ ट्रेडर, स्पेशली यंगस्टर, it's not a bad idea to start with currency, to start with maybe one commodity, trade with small amount, because छोटा amount पे आप उनमें काम कर सकते हैं, and then graduate to equity, derivatives, etc. So एक और, so जैसे commodities में there was no fixed amount, मतलब free float कोई fixed नहीं होता है, shares में है, so इसमें भी कोई free float नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्वियसली एक्सचेंजेस ने या रेगुलेटर ने डिफाइन कर रखा है कि इतना ही हम ओपन इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, बट वो बहुत बड़ा है। ओके। कोई फिक्स फ्लोट नहीं है ना। तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर जितना आईएनआर आज तक इंडिया में प्रिंट हुआ है पेपर, टेक्निकली उतना ही हम करेंसी भी कर सकते हैं ना, बट दैट नंबर इज अ वेरी ह्यूज नंबर। इसलिए लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स वहाँ पर बेटर वर्क करता है। ओके। क्योंकि फ्री फिक्स फ्लोट नहीं है तो मैनिपुलेशन के चांसेस कम है, क्योंकि इतने लोग हैं, इतना प्लेयर है, इतने सेगमेंट्स है जो काम कर रहे हैं। तो करेंसी में until as RBI manipulates, which is not a manipulation, which is a open market operation, और जब भी RBI कुछ करने आता है ना, टिपिकली एक प्राइस पे बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट होने लग जाती है, बिकॉज अगर RBI खड़ा तो वो एक ही प्राइस पे जनरेट खड़ा रहता है, तो आपको दिखने भी लगेगा कि अरे देखो RBI खड़ा है यहाँ पे। ओके, सो कैसे? सो नीचे टास्क देख के ये सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन, डिमांड जोन और सप्लाई जोन देख के तुमको पता लग जाएगा कि अगर एक प्राइस पे बार बार बाइंग आ रहा है, जैसे ये वाला देखो, ये प्राइस पे, ये यहाँ पर देखो, ये आया फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर, तो ये जो प्राइस है हो सकता है आरबीआई यहाँ पर रहा हो 70 to 80 के पास में। तो तुमको पता है जब भी ये प्राइस नीचे टूटेगा, क्योंकि आरबीआई ने अब अपना सपोर्ट हटा दिया, नीचे गिर गया, तो इसका मतलब यहाँ से एक नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकता है, जो कि मिला ही मूवमेंट। So technical analysis in the most simplistic manner works the best in USD INR. Okay. Exciting है ना ये? इसमें खाली एक ही चीज देखना होगा हमको कि it is USD INR. इसका मतलब डॉलर का जो मूवमेंट है वो भी इसमें इम्पैक्ट करेगा। तो एज अ USD INR ट्रेडर हमको डॉलर भी ट्रैक करना है। और डॉलर ट्रैक करने के लिए हमको क्या ट्रैक करना होगा? डॉलर इंडेक्स। फैंटास्टिक। तो आइडियली आपका चार्ट टेम्पलेट ऐसा होना चाहिए कि आप डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स से ही अल्टीमेटली सब चीज़ों में मूवमेंट आता है, इक्विटी में भी, बॉन्ड में भी, करेंसी में भी, सब में उसके कारण ही मूवमेंट आता है, वो मदर है। राइट। ठीक है, उसको अगर आप ट्रैक करोगे तो उससे आपको इक्विटी का भी आइडिया लगेगा कि वहाँ क्या हो सकता है, उससे आपको USD INR का भी आइडिया लगेगा कि यहाँ क्या हो सकता है, उससे आपको गोल्ड का भी आइडिया लगेगा कि वहाँ क्या हो सकता है। तो इवेंचुअली यू बिकम अ मल्टी एसेट ट्रेडर। ओके, सो इज देयर एनीथिंग कॉल्ड रुपी इंडेक्स एज वेल? नहीं, रुपी इंडेक्स अभी तक कुछ भी नहीं है। ओके, डॉलर इंडेक्स ही है। रुपी या तो USD के लिए है या तो यूरो के साथ में। अभी तक रुपी इंडेक्स बना नहीं है। एक्सचेंजेस सोच रहे थे कि रुपी इंडेक्स एक बनाएंगे और उसको एक्सचेंज में ट्रेड करवाएंगे एज अ रुपी इंडेक्स, बट अब मेरा जितना नॉलेज है वो अभी तक बना नहीं। ओके, होपफुली कभी बन जाए, आपकी बात सुन के एक्सचेंज बना दे। ठीक है, तो आप ये ट्रैक करना चालू करेंगे USD INR? यस सर, ट्रैक तो करूंगी सर। आई एम नॉट श्योर इफ आई ट्रेड और नहीं, हम लोग एक वीडियो में हम ये भी अब आपको बताएंगे नेक्स्ट। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए आई हैव सम सेंस, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग ऑल दिस थिंग्स टू अन्नपूर्णा। एक स्ट्रैटेजी जो मार्केट में चलती है वो है कमोडिटी और कमोडिटी स्टॉक्स के लिंक। सिमिलरली डॉलर और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टॉक्स में लिंकेज है, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है जो अभी अपने कभी बाद में सीखेंगे कि कैसे डॉलर का मूवमेंट से आप वो स्टॉक्स के ऊपर में ट्रेड कर सकते हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत या एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत, जैसे कमोडिटी का मैंने बताया वैसे ये है। तो इसीलिए ट्रैकिंग सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे प्रोफेशनल ट्रेडर कर रहे हैं ट्रैकिंग और आप नहीं कर रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं। खाली एक स्टॉक को आप देखते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद में आपको एक अपना
इंफॉर्मेशन मेजरमेंट आपका कम हो जाएगा, इसीलिए आप ट्रैक करना चालू करिए। ओके। तो कमोडिटी के अंदर में गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर और इक्विटी में निफ्टी और जो स्टॉक्स आपने कहा है, इनको आप ट्रैक करिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक करते करते आपको एक रिलेशनशिप अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएगा कि अरे ये होने से ये होता है। और एज ए ट्रेडर हमको कॉज एंड इफेक्ट ही निकालना है कि ये होने के कारण क्या हो सकता है, वो ही निकालना है। और उसमें लैग अगर है तो हमको पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। राइट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया छोटा सा सेशन करेंसी के ऊपर में, फॉरेक्स के ऊपर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट बहुत सारे सेशंस अभी बाकी है, और एक सेशन में ये भी रिकॉर्ड करेंगे कभी कि करेंसी से आप इक्विटी में कैसे प्ले कर सकते हैं। बट आप लोग प्लीज़ एक्सचेंज के अंदर में जो करेंसी सेगमेंट है उसको भी ध्यान से देखिए, उसको ट्रैक करना चालू करिए, उसको मत कैजुअली लीजिए, बिकॉज कई बार करेंसी आपको इक्विटी के पहले बता देता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, सीरीज़ में जुड़ने के लिए। और अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक शेयर नहीं किया लोगों के साथ में, तो ये अच्छा नहीं कर रहे आप मेरे साथ। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव मैंने लिया इसको फैलाइए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।